हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास बीएससी थर्ड ईयर का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नेम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये हमारा सेकंड पेपर का एक टॉपिक है जिसमें हम स्पेशली स्टडी करेंगे गिगनार्ड रिएजेंट्स को। गिगनार्ड रिएजेंट्स से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर रहता है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी डिज़ाइन होता है यहाँ से, आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिज़ाइन होंगे, आपके रिएक्शंस बेसिस क्वेश्चंस होंगे सारे। मैं आपको बता दूं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी लेटेस्टली आपका कल या परसों आपका पेपर भी हुआ बीएससी थर्ड ईयर का। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन था। मैं आपको बता दूं ऑर्गेनोमेटेलिक के ऊपर ही कम से कम आपके 6 to 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उस एग्जाम्स के अंदर। गिगनार्ड रिएजेंट्स के ऊपर ही आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है, आइए तो पहले हम लोग 1 by 1 क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक्स। गिगनार्ड रिएजेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गिगनार्ड रिएजेंट्स प्रिपेयर कैसे करना है, क्या क्या उसके प्रिकॉशन रखने हैं, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस पे ध्यान देना है और उसकी रिएक्शंस पे विशेष काम करना है क्योंकि रिएक्शंस पे ही क्वेश्चंस आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है कि गिगनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल प्रिपेयर कर दीजिए, गिगनार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड प्रिपेयर कर दीजिए, गिगनार्ड रिएजेंट से साइनाइड प्रिपेयर कर दीजिए, ईथर कर दीजिए, ईस्टर कर दीजिए, कुछ भी प्रिपेयर कराया जा सकता है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि गिगनार्ड एजेंट से आप लगभग कोई भी कंपाउंड्स बना ही सकते हैं और हम बनाकर भी दिखाएंगे आपको, बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको रिएक्शंस का आइडिया तो होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस। ये सब नहीं आता है तो शायद मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे बीएससी के स्टूडेंट हो तो नो डाउट्स ये सब पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। ये पूरी केमिस्ट्री में खेल चलता है, इन्हीं का ही पूरा खेल है इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब आपके लिए हम लगातार 2 से 3 यूनिट जो रहेंगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहेंगी। पहले मैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स कवर करूँगा पूरा, फिर हम लोग डाई कवर करेंगे, फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखेंगे और फिर हम लोग एनएमआर की तरफ जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो आपका स्पेक्ट्रो का एक टॉपिक है, हम लोग उसकी बात करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, डिले रहो, काफ़ी समय से डिले रहे हैं, वीडियो काफ़ी नहीं बन पाए क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव था, आप लोगों से हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अब हम वापस आपके साथ हैं, आप लोग बने रहिए, आपका पूरा सिलेबस कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर कोविड का इफेक्ट रहा तो पेपर हो सकता है कि आपका जो आने वाला नेक्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम्स होंगे वो वापस ऑब्जेक्टिव ही हो, ये भी प्रॉबिलिटी है। अगर कोविड का प्रकोप रहा एज इट इज़ तो वापस आपके एग्ज़ाम पूरे ऑब्जेक्टिव ही पैटर्न्स पे हो सकते हैं। इस चीज़ का भी आप लोग अपना मान के ही चलें और उस हिसाब से ही अपनी स्टडी करें कि पूरा एग्ज़ाम आपका जिस तरीके से साल हो रहे हैं, आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लगभग 65 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स पे, तो वह हो सकता है वापस ऐसा हो सकता है। ठीक है, आइए सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं स्पेशली आज पढ़ने जा रहा हूँ केवल गिगनार्ड रिएजेंट्स। इसके 2 वीडियो बनेंगे कम से कम, और मैं बता दे रहा हूँ कि कम से कम 15 नंबर आपका बैकअप है। आपने पूरा गिगनार्ड तैयार कर लिया, सेकेंड पेपर में लगभग 10 से 15 नंबर आपके तैयार हो जाते हैं। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठाइए, होगा क्वेश्चन, मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करना है कि व्हाट इज गिगनार्ड, गिगनार्ड्स होता क्या है, वो सब छोड़िए, पहले ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनोमेटेलिक्स हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फर्स्ट पेपर में भी पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोग स्पेशली मेटल कार्बोनाइल को स्टडी करेंगे। मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए काम ज़्यादा करना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काम करना है। चलिए, अगर आपका कोई भी मेटल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, ठीक है, अगर वो आपका कोई भी मेटल्स अगर आपके किसी भी कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है तो हम उसे कहते हैं दोज कंपाउंड इज ऑर्गेनोमेटेलिक। हम इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, हम उसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अगर आपका कोई भी मेटल्स डायरेक्टली कार्बन से अटैच रहता है, डायरेक्टली कार्बन से ही अटैच होना चाहिए, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस, और मैं कार्बन तो नहीं लिखूंगा, मैं आप लोग इतना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइडिया रखते होंगे कि CnH2n+2 जिसे आप लोग एल्केन कहते थे। ठीक है, CnH2n+2 जिसे आप एल्केन कहते थे। एल्केन के मेंबर होते थे आपका मीथेन है,
आपका इथेन है, आपका प्रोपेन है, ठीक है, आपका ब्यूटेन है, ये सब आपके मेंबर्स होते थे हाइड्रोकार्बन एल्केन के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते थे। अगर आप इनमें से कोई एक हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो आपका होता है अल्काइल ग्रुप। क्या कहलाता है? मीथेन का बन जाएगा मिथाइल, और इथेन का वापस मेरे बच्चे क्या बन जाएगा? इथेन का बन जाएगा इथाइल बन जाएगा सर। और प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपको मिलेगा प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। और ब्यूटेन में से आप एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा सर? ब्यूटाइल ग्रुप आपको मिलेगा। और ऑल एल्काइल ग्रुप इट इज डिनोटेड बाई आर। मैं आर से लिखूंगा, कोई भी बड़े से बड़ा अल्काइल ग्रुप हो सकता है, छोटे से छोटा अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मैं उसे आर से इंडिकेट करूंगा। और अगर एरोमेटिक पार्ट है कोई मेरे पास, जैसे कि बेंजीन हमारा एरोमेटिक पार्ट में आता है, फादर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारा बेंजीन होता है। अगर बेंजीन से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो बनने वाला जो ग्रुप होगा वो फिनाइल होता है वैसे, और हम इसे अराइल ग्रुप कहते हैं। एरोमेटिक पार्ट है, हम इसे अराइल ग्रुप कहेंगे, ठीक है ना। ये बात आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। साइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं हमारे पास, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन है मेरे पास, ठीक है, जैसे साइक्लोब्यूटेन है मेरे पास, ये साइक्लोपेंटेन है मेरे पास, और ये साइक्लोहेक्सेन है मेरे पास। और अगर हम साइक्लिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो बनने वाला जो ग्रुप होगा वो होगा साइक्लोप्रोपाइल, यहाँ पे साइक्लोब्यूटाइल बन जाएगा, ये मेरा साइक्लोपेंटाइल होगा, और ये मेरे बच्चे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप होगा। प्लीज ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, एप्टाइल, व्हाटएवर, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज पहले इसे नोट कर लें। अब फिर हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बात करेंगे अपन लोग। फटाफट नोट कर लीजिएगा, आप इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा। नेम आप लोग जानते हैं भाई, थर्ड ईयर के, मैं यहाँ नेम लिख के अपना समय खराब नहीं करना चाहता, आप लोग नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन मीन्स मैं कोई भी अल्काइल ग्रुप लूंगा, या मैं कोई भी साइक्लिक ग्रुप लूंगा, या मैं कोई भी एरोमेटिक ग्रुप लूंगा, वो कार्बन का ही पेरेंट होगा, इस चीज को मान लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आइए, अगर आपका कोई भी मेटल्स, ठीक है, कोई भी मेटल अगर किसी अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, आप कह देंगे सर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होगा, ये लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, ठीक है ना। अगर वो आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली किसी जिंक मेटल से कनेक्ट रहेगा तो हम लोग कह देंगे ये जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होगा, ये लिथियम का होगा। और मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता है हमारे पास गिगनार्ड रेजल्ट। आप देख सकते हैं मेटल डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके अल्काइल ग्रुप से, तो मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होगा हमारा गिगनार्ड, और जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक होगा हमारा डाई अल्काइल जिंक। बोल सकते हैं हम इसे, क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे? दिस इज डाई अल्काइल जिंक, दिस इज अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये गिगनार्ड रेजेंट है, ये भी हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक्स है। और लिथियम अल्काइल, ये भी हमारा, या अल्काइल लिथियम बोल सकते हैं, ये भी हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। और हमें इन्हीं को स्टडी करना है अपने सिलेबस में। हम लोग गिगनार्ड्स के कंपाउंड्स स्टडी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लिथियम की भी स्टडी करेंगे, और हम लोग जिंक के भी ऑर्गेनोमेटेलिक स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक्स में गिगनार्ड की बात करेंगे, ठीक है। आइए चलिए शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होगा सर कभी कि अगर मेटल आपका, जैसे कि कैल्शियम एसीटेट की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम एसीटेट की बात करूं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम एसीटेट। क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, बिकॉज मेटल्स आपका जो कनेक्टेड है वो ऑक्सीजन से है, ना कि कार्बन से। अगर कार्बन से कनेक्टेड होता तो मैं इसको भी ऑर्गेनोमेटेलिक कहता। अगर मैग्नीशियम एसीटेट की बात करता, मैग्नीशियम एसीटेट की बात करता, तो ये भी मेरे बच्चे आपको ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैग्नीशियम मेटल आर नॉट कनेक्टेड विद अल्काइल ग्रुप, नॉट कार्बन, ऑक्सीजन से कनेक्ट रहता है, तो ये भी मेरा ऑर्गेनोमेटेलिक्स नहीं होगा। तो ये छोटा सा पहचान करना हम लोग सीख रहे हैं कि कौन ऑर्गेनोमेटेलिक्स होंगे और कौन ऑर्गेनोमेटेलिक्स नहीं होंगे। अगर मेरा अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप सीधा मेटल से कनेक्ट रहता है तो वो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक्स होंगे। मींस लिथियम से कनेक्टेड है तो वो लिथियम के होंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ CH3Li, ये लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक्स होगा। C2H5Li, ये इथाइल लिथियम, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक होगा लिथियम का। C3H7Li, ये भी लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक्स होगा, ठीक है। Zn CH3 बॉन्ड CH3, दिस इज डाई मिथाइल जिंक, ये जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक्स होगा। या जिंक C2H5 बॉन्ड C2H5, ये डाईथाइल जिंक होगा, ये भी मेरा ऑर्गेनोमेटेलिक होगा जिंक का। लेकिन मुझे स्पेशली जो काम करना है वो गिगनार्ड पे करना है। आइए मैं गिगनार्ड्स की बात कर लेता हूँ।
प्लीज़ ज़रा इसे नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, फटाफट नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स कैसे पहचानना है आपको मैंने क्लियर कर दिया। आप मेटल्स का कनेक्शन देखेंगे बस, और कोई फालतू अपना समय खराब मत करिएगा आप लोग, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम लोग गिगनार्ड्स की बात कर रहे हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ गिगनार्ड रीजेंट्स, ठीक है। गिगनार्ड रीजेंट्स होता है RMGX, ये उसका जनरल फॉर्मूला है। RNE अल्काइल ग्रुप, RNE अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लाइक मिथाइल हो सकता है, कोई भी इथाइल हो सकता है, कोई भी प्रोपाइल हो सकता है, कोई भी ब्यूटाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और X हमारा जो होगा वो होगा कोई भी एनी हेलोजन, कोई भी हेलोजन हो सकता है, लाइक फ्लोरीन, लाइक ब्रोमीन, लाइक क्लोरीन, लाइक आयोडीन। स्पेशली आयोडीन्स रहते हैं, आयोडीन्स की हम लोग बताएंगे कौन रहता है, ठीक है। अगर एरोमेटिक्स होता तो हम लिखेंगे ARMGX, ठीक है। ये सब मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक्स है। AR मीन्स एनी अराइल ग्रुप, एनी अराइल ग्रुप, ठीक है। एनी अराइल ग्रुप्स होंगे हमारे, जैसे कि कोई भी फिनाइल एरोमेटिक पार्ट्स होना चाहिए। मीन्स मेरा कहने का ये है कि वो कैसे भी एरोमेटिक पार्ट्स होना चाहिए। और X आपका वही वापस घिसा पिटा हेलोजेंस होने चाहिए, ठीक है। तो ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक्स है। अगर कहीं लिखा हुआ है C2H5 MgI, ये गिगनार्ड होगा, दिस इज इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। कहीं लिखा हुआ है CH3 MgI, ये भी गिगनार्ड होगा, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर कहीं लिखा हुआ है CH3 MgI, दिस इज आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये भी गिगनार्ड होगा, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये भी गिगनार्ड होगा, लेकिन एरोमेटिक होगा आपका, ऑर्गेनोमेटेलिक होगा, मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेटेलिक्स होगा। तो ये आपके ऑर्गेन गिगनार्ड्स हो गए, एलिफेटिक और एरोमेटिक्स। आप पहचान सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए मैं फिर आगे बात करता हूँ आप लोगों से, फटाफट नोट कर लीजिएगा। गिगनार्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज बस। आइए, सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन की बात करेंगे इसकी, और इसकी रिएक्शन तो ज़बरदस्त है, काफ़ी रिएक्शंस हैं। और आप रिएक्शन सारी लगभग तैयार कर लेते हो तो 15 नंबर आपके तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार होगा और एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन तो आने ही आने। आप लास्ट ईयर पेपर अभी देख सकते हैं, परसों ही हुआ है पेपर आपका, तो वहाँ पे क्वेश्चन थे, ठीक है। आइए, सबसे पहले प्रिपरेशंस कर रहे हैं। व्हेन अल्काइल हैलाइड react with magnesium metal in the presence of dry ether, ड्राई ईथर्स की प्रेजेंटेशन में हम लोग रिएक्ट कराते हैं अल्काइल हैलाइड्स को, और हमें मिल जाता है RMGX, दिस इज गिगनार्ड एजेंट। ये एक एलिफेटिक गिगनार्ड्स होगा। आप लोग एरोमेटिक भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लोग एरोमेटिक भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ड्राई ईथर्स ले लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा ARMGX, ठीक है। ये आपका गिगनार्ड प्रिपेयर हो जाएगा बड़ी आसानी से। प्रिपरेशन करने के लिए हैलाइड की जो एक्टिविटी होती है वो हैलाइड की अगर एक्टिविटी देखें तो सबसे ज़्यादा आयोडीन की एक्टिविटी होती है, फिर Br की, और फिर होती है Cl की। फ्लोरीन के नहीं मिलते हैं कंपाउंड्स, क्योंकि फ्लोरीन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, आप लोग जानते हैं, इतना तो पढ़े लिखे हैं आप लोग। फ्लोरीन की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, साइज़ बहुत छोटा है, इसलिए हम उसके कंपाउंड्स बहुत कम स्टडी करते हैं और उसका एबनॉर्मल बिहेवियर्स रहता है, ठीक है ना। तो आइए, अगर मैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाना होता तो मैं क्या लूँगा, CH3I react with magnesium in the presence of dry ether, ड्राई ईथर्स के साथ करा देंगे तो क्या मिलेगा सर, CH3MgI मिलेगा। ये एक मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होगा, जिसे हम लोग गिगनार्ड रिएजेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। अगर इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाना है तो इथाइल आयोडाइड ले लीजिएगा सर, ड्राई ईथर्स के साथ करा दीजिए तो C2H5MgI आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपके एलिफेटिक गिगनार्ड्स हैं। और अगर आपको एरोमेटिक गिगनार्ड अगर प्रिपेयर करना है तो आप आयोडोबेंजीन ले लीजिएगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा दीजिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स आपको मिल जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये तो लगभग प्रिपरेशन हो गया। इसका प्रिपरेशन में हमें एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। प्रिपरेशन हालांकि नहीं आता है, मैं क्लियर कर दूं, क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, मेन क्वेश्चन सिलेक्शन से आएगा, हम वहीं पे काम करेंगे। फिर भी मैं आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं खुद के नोट से, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में,
और आप लोग एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि वाटर नहीं रहना चाहिए। वाटर अगर रह गया तो गिगनार्ड प्रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर्स आ जाएंगी और आपका गिगनार्ड बनने में प्रॉब्लम्स आ जाएगा। तो उसके लिए हम बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज करते हैं। हम बार बार ईथर से भी इसे वॉश करते हैं, एल्कोहल्स हटाने का प्रयास करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी प्रिकॉशंस आप पढ़ लीजिएगा, काम आएंगी आपके। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते इतने, और आप पढ़ लीजिएगा अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। हिंदी वाले हिंदी मीडियम में और इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मेन है इसका स्ट्रक्चर। तो आइए अब हम लोग गिगनार्ड एजेंट्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं। RMgX आपको दिखाई देता होगा, मेटल, मैग्नीशियम एक मेटल्स है आपका, X आपका हेलोजन्स और R आपका एक अल्काइल ग्रुप है, मींस कोई भी कार्बन का एक कंपाउंड है आपका, कोई भी साइड ग्रुप है लगभग। ठीक है, आइए जरा देखें RMgX जो है आपका, मैग्नीशियम जो है जिसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, आप ध्यान से देखें मैग्नीशियम आपका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रखता है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट मीन्स आप समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग ही खराब हो जाएगी, मतलब ऑक्टेट फिल करना है आपको, यही तो लूज का कॉन्सेप्ट था, ऑक्टेट फिल होना चाहिए। हालांकि ऑक्टेट के बाद हमने और बाद में निरी थ्योरी पढ़ी थी, BPT की थ्योरी पढ़ी थी, हमने MOT की थ्योरी पढ़ी है, लेकिन मैग्नीशियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं आपको बता दूं ये इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर नहीं है। इसका जो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है, अगर आप कभी देखना चाहें तो। ठीक है, ये डाई इथाइल ईथर, ये होता है आपका डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर जो आपका होता है उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और ऑक्सीजन वाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू मैग्नीशियम को ऑक्टेट कंप्लीट करवाता है। हम इसका ये स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, और कहते नहीं होता है, ये इसका रियल स्ट्रक्चर्स होता है ना। हम इसको ऐसे राइटिंग कर सकते हैं RMgX 2 टाइम्स होगा, क्योंकि 2 टाइम्स C2H5 का होल टू O है ना। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे भी राइटिंग किया जाता है। बाकायदा एक्सरे डिफ्रेक्शन किया गया, बाकायदा एक्सरे डिफ्रेक्शन से देखा गया तो पता चला कि भाई मैग्नीशियम से 4 ग्रुप अटैच रहते हैं, है ना। आपका जो मैग्नीशियम होता है उससे एक्सरे डिफ्रेक्शन से पता पड़ा कि 4 ग्रुप होता है, एक तो अल्काइल ग्रुप होता है, एक हेलोजन होता है, ठीक है ना, और एक आपका 2 आपके इथाइल ईथर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से 4 ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। ये भी इसका स्ट्रक्चर्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं ईथर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। गिगनार्ड एजेंट्स के लिए ईथर का क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये भी इसका स्ट्रक्चर्स है, लेकिन इसको लिखने में थोड़ी सी परेशानी रहती है, तो जनरली हम लोग इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, और आप भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। आप परेशान ना हो प्लीज़, आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो इसे ज़रा पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं अब आपको थोड़ा जब रिएक्शंस स्टार्ट करूँगा तो रिएक्शंस के लिए बेसिक फाउंडेशन पहले थोड़ा सा तैयार करेंगे हम लोग, तभी हम लोग रिएक्शंस कर पाएंगे। अगर यही आइडिया नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, ये सब आइडिया करने के लिए मुझे पहले कुछ थोड़ा सा आपको सिखाना होगा। हालांकि ये सब क्लास 11th में सिखाया जाता है, क्लास 11th के अंदर GOC के अंदर सिखाया जाता है ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि मेरे किसी बच्चे को ये सब नहीं पता है इस समय, तो मैं तो ये सोच के चलूँ कि वो ये सब तैयार कर ले। ठीक है, ताकि उसे रिएक्शंस करने में परेशानी ना हो, क्योंकि ज़्यादा टफ रिएक्शंस है ही नहीं है इनकी, आपको परेशानी नहीं होगी और आप खुद से प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, आइए ज़रा आप इसे पहले पॉज करके आराम से नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बात करें। स्ट्रक्चर्स हो गया, प्रिपरेशंस होगा, प्रिकॉशंस आपको याद रखने। ठीक है, चलिए देखिए, कोई भी केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती है उसका एक फंडा होता है, रेक्टेंट होता है एक आपका, रेक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। मैं बहुत शॉर्ट में बात करने वाला हूँ अपनी। रेक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। रेक्टेंट्स जो होते हैं वहाँ पर कुछ होते हैं सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट पर रिएजेंट्स अटैक करते हैं, है ना। सबस्ट्रेट पर रिएजेंट्स अटैक करते हैं, अटैक करके वो पहले एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, और वही इंटरमीडिएट आपको प्रोडक्ट्स देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री की रिएक्शंस का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन इस कॉन्सेप्ट पे होती हैं। जनरली जो आपके सबस्ट्रेट होते हैं या तो वो कार्बोकैटायन की फॉर्म में होते हैं, ज़्यादातर हम लोग रिएक्शंस में देखते हैं, या वो कार्बोएनाइंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या वो फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में होते हैं, कार्बीन की फॉर्म में भी होते हैं मेरे बच्चे, और नाइट्रीन की फॉर्म में भी होते हैं। जनरली हम लोग इन्हीं की बात करेंगे,
कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल्स। ये सब पढ़े हैं आपने क्लास 11th में, बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि कार्बोकेटाइंस, कार्बो एनायंस एंड फ्री रेडिकल्स। रेजेंट्स अटैक करते हैं सबस्ट्रेट पर जो एक इंटरमीडिएट बनाते हैं। वो रेजेंट्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं मैं उन्हें कहता हूँ इस दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं वो, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी है, डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स। और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। मीन्स आप कोई भी किसी से कहता कि भाई अंबानी का बेटा ढूंढना हो तो तुरंत पहचान लेंगे, अरे पैसे वाला है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड है, देखो नेगेटिव चार्ज रखता है अपने पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड रखता है, नेगेटिव चार्ज रखता है, मीन्स वो न्यूक्लियोफाइल है। और पॉजिटिव चार्ज है मीन्स वो खाली है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है अब आपके लिए, क्योंकि किसी गरीब व्यक्ति को ढूंढना और किसी पैसे वाले व्यक्ति को ढूंढना बड़ा आसान काम है। अगर कोई ऑडी से उतरता है तो आप तुरंत कह देंगे सर ये तो पैसे वाला व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति एक साइकिल पर आता है तो आप कह देंगे नहीं इसकी माली हालत थोड़ी सी खराब है। अगर वहाँ पे सब लोग ऑडी से आते हैं और वहाँ पे एक व्यक्ति साइकिल से आता है तो डिफरेंस क्रिएट होगा। तो प्लस चार्ज है तो वो डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और पूरी केमिस्ट्री में यही खेल चलता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को ढूंढता रहता है और न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढता रहता है, यही पूरी केमिस्ट्री में चलता है। इलेक्ट्रोफाइल्स मीन समझ गए जिनके पास पॉजिटिव चार्ज कैरी होता है, जैसे NO2+, ठीक है, Cl+, Br+, CS3+, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा। इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे सर, और जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा सर, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो सबके सब कौन होंगे, सबके सब आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे। ये बात क्लियर हो गई है इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की, ठीक है ना। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स कौन होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई चार्ज तो होता नहीं है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई चार्ज तो नहीं होता लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स का बिहेवियर करते हैं। मीन्स एक BF3 लिखा गया, एक NH3 लिखा गया, दोनों की अगर मैं बात करूँ दोनों पे चार्ज तो है नहीं। अब चार्ज नहीं है तो कैसे पता होगा कि सर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो आइए उसका भी रास्ता ढूंढते हैं। आप देखें अमोनिया जो है, अमोनिया के सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है मीन्स लोन पेयर प्रेजेंट है। और केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं कि भाई जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, दिस इज लूज बेस कहते हैं, है ना। जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, हमेशा वो लूज बेस होते हैं। और जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, देख लें BF3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रखता है, लोन पेयर भी प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, उन्हें हम लोग लूज एसिड कहते हैं। और लूज एसिड को ही हम लोग यहाँ पे कहते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, और लूज बेस को केमिस्ट्री में कहते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया। ये तो चार्ज वाले तो पहचान ही लेते हैं हम लोग आराम से, जिन पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन जिन पर चार्ज नहीं है तो कैसे पता करेंगे सर, स्ट्रक्चर बनाइए। ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है तो वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लोन पेयर एब्सेंट है तो वो न्यूट्रल आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। इस तरीके से लगभग पता कर लेते हैं मेरे बच्चे, थोड़ा सा आपको ये आइडिया सब होना चाहिए, ठीक है ना। कार्बोकेटाइंस के बारे में थोड़ा सा 11th में पार्ट 1 में पढ़ा है। कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी टर्शरी कार्बोकेटाइन की सबसे ज़्यादा होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की प्राइमरी से, और प्राइमरी की होती है मिथाइल कार्बोकेटाइन से। ये सब काम में आएगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ। कार्बोएनाइन जस्ट उल्टा होता है, मिथाइल कार्बोएनाइन की ज़्यादा एक्टिविटी होती है किससे, प्राइमरी कार्बोएनाइन से, प्राइमरी की सेकेंडरी से और सेकेंडरी की टर्शरी से। और फ्री रेडिकल सेम ऑर्डर फॉलो करता है कार्बोकेटाइन वाला। टर्शरी फ्री रेडिकल्स मोर स्टेबल है सेकेंडरी से, सेकेंडरी प्राइमरी से, और प्राइमरी मिथाइल फ्री रेडिकल से होता है। ये थोड़े से ऑर्डर से याद रखें, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स की पहचान रखनी है। अब थोड़ा सा रिएक्शंस का आइडिया और करा दूं जिससे आपको दिमाग में ये क्वेश्चंस ना रहे कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते थे, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस क्या होते थे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस क्या होते थे। नोट कर लीजिएगा प्लीज पहले से। आइए तो थोड़ा सा मैकेनिज्म वाला सेक्शंस और देख लेते हैं, फिर आपको लगभग प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, मैं ये आपसे कह ही चुका हूँ। इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स का थोड़ा सा आइडिया हो गया, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, है ना, ये सब आइडिया लगभग हो चुका है। आइए ज़रा समझिए, हम रिएक्शंस जो देखते हैं, कई तरीके की रिएक्शंस होती है हमारे यहाँ।
सबसे पहले हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एडिशंस रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। सुन लीजिएगा, एडिशंस कहाँ होते हैं। एडिशंस की एक कंडीशंस है, डबल बॉन्ड्स के अराउंड होते हैं। डबल बॉन्ड्स चाहिए बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। ज़रूरी नहीं है डबल बॉन्ड्स कार्बन टू कार्बन हो, कार्बन के अतिरिक्त कोई भी एलिमेंट्स आ सकता है। नाइट्रोजन्स के बिटवीन हो सकते हैं, ऑक्सीजन के बिटवीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड्स होंगे या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे तो ऑलवेज लगभग एडिशंस होंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग थोड़ा सा कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे तो वहाँ एडिशंस होंगे। एडिशन रिएक्शंस में कभी बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनते, इस चीज़ को भी आप लोग जानते होंगे थोड़ा सा कि एडिशंस रिएक्शंस में बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। आइए मैं आपको समझा देता हूँ एडिशंस होते क्या हैं। मान लीजिएगा कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम है आपके पास, और इस डबल बॉन्डेड सिस्टम पर डबल बॉन्ड्स में आप समझते हैं सिंगल में एक सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड्स होता है, और ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये बात आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सिग्मा पाई बॉन्ड्स का खेल है। तो पाई बॉन्ड्स का ट्रांसफर करते हैं हम लोग अपनी मर्जी से सिमेट्रिकल सिस्टम में, ठीक है ना। तो अगर हमने इधर शिफ्ट कर लिया तो इस पर आएगा ये चार्ज, नीचे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब आप आराम से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो अब ऐड करने पे ध्यान देना है कि आपके इस डबल बॉन्डेड सिस्टम पर ऐड होने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्पीसीज ले आइए, अगर वो ऐड होने वाला व्यक्ति इलेक्ट्रोफाइल है तो उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आ गई मेरी बात समझ में, हम उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। और अगर आपके उस डबल बॉन्डेड सिस्टम पर ऐड होने वाला व्यक्ति कोई न्यूक्लियोफाइल होता है तब हम उसे कहते हैं कि सर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी। आ गई मेरी बात समझ में, एडिशंस के बारे में समझ में आ गया। एडिशंस मींस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स के पास एडिशंस होते हैं, उस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर ऐड होने वाला व्यक्ति कौन है, कोई इलेक्ट्रोफाइल है, मींस जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसे इलेक्ट्रॉन की बहुत आवश्यकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने आ रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस होंगे। और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करने आ रहा हो सिस्टम के पास तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस होंगे। ये बात आप समझ लीजिएगा, हम उस बेसिस पे काम करेंगे, है ना। तो डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम पर एडिशंस का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। आइए एक रिएक्शन हम लोग और करेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आप लोग समझते हैं कि कार्बन से कोई भी एक ऐसा एटम मॉलिक्यूल्स, मान लो कि ये मार्कर जो है, इस मार्कर को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, ये कार्बन है मेरा पूरा, इस मार्कर को हटाना है और इस मार्कर को हटा के नया मार्कर लगाना चाहता हूँ तो ये विड्रॉ करना पड़ेगा मुझे पहले। इसे विड्रॉ करने कौन आ रहा है, ये नया मार्कर आ रहा है, ये इसको हटाना चाहता है, समझ में आ रहा है, ये इसको हटाना चाहता है, इसकी जगह लेना चाहता है। तो हम उन्हें सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब किसी के घर में से किसी को निकाल देना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि RX को में से मैं X को हटाना चाहता हूँ। अगर X को सब्स्टिट्यूट करने वाला कोई इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब आप फिर समझ गए होंगे मेरी चीज़ों को कि अगर सब्स्टिट्यूशन करने वाला कोई व्यक्ति इलेक्ट्रोफाइल है तो हम कहेंगे वो सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होंगे। कैसे होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी आपकी। और अगर आपके X को निकालने वाला कोई न्यूक्लियोफाइल्स है तब हम कहेंगे सर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। शायद आपको मेरी बात अब बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, जो मैं कहना चाहता था। मैं जो कहना चाहता था समझ में आ गया। एडिशन सब्स्टिट्यूशंस पे ही ज़्यादा काम करेंगे। एडिशन का ठीक रिवर्स होता है एलिमिनेशंस। अभी मैं उसकी यहाँ कोई बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी ज़रूरत भी नहीं है। एडिशंस और सब्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत ज़्यादा थी इसलिए मैंने उसी की बात करी आप लोगों से, ठीक है। अगर डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने आता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल ऐड होने आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस कहलाते हैं। और अगर इलेक्ट्रोफाइल किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कहलाते हैं, और न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो हम उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं। आइए मैं कुछ रिएक्शंस आज स्टार्ट करता हूँ। आज के लेक्चर्स में कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं हम लोग गिगनार्ड एजेंट्स की। हालांकि दूसरा वीडियो आएगा उसमें पूरा कंप्लीट हो पाएगा गिगनार्ड, आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन सेकंड वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा हमारा गिगनार्ड, और फिर आपको आगे की भी रिएक्शन समझ में आएगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर आपको आगे की भी रिएक्शन समझ में आएगी। तीन चीज़ कभी मत भूलिएगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक रिडक्शंस मत भूलिएगा कभी, एक ऑक्सीडेशंस मत भूलिएगा, और एक हाइड्रोलाइसिस मत भूलिएगा। हाइड्रोलाइसिस सबसे गजब चीज़ है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर जोड़ रहे हैं वो सिस्टम के अंदर,
वाटर जोड़ने के लिए मैं एक छोटा सा आइडिया कर देता हूँ। वाटर हम जोड़ रहे हैं किसी सिस्टम के अंदर, H2O जनरली किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं वाटर को। वाटर से हमेशा हमें क्या मिलता है, H+ या OH- मिलता है, जिसे हम ऐड करना चाहते हैं A पर, जिससे B बन रहा है एडिशन करने पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बहुत से राइटर्स इस चीज को ऐसे भी लिख देते हैं, तो आप प्लीज कंफ्यूज ना हो। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, कंबाइन कर दिया मैंने H+ को वाटर के साथ, तो मैं ऐसे लिखूं तो भी वाटर का एडिशन होना है, और मैं ऐसे लिखूं तो भी वाटर का एडिशन होना है। बस ये समझ लीजिए, एक तो मुझे इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे एडिशंस की, दूसरी मुझे क्या आवश्यकता पड़नी है यहाँ पे, मैं वो भी क्लियर कर दूं। दूसरा मुझे क्या आवश्यकता पड़नी है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पैरामीटर्स होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करना। बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं आपके, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा उसकी नेगेटिविटी के बेसिस पर। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करती है, ये बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन आने पर डिक्रीज करती है। मींस लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, समझ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेंगी आपकी, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेंगी आपकी, और टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होंगी। मींस आप समझ रहे हैं कि अगर कार्बन फ्लोरीन है तो नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ चले जाएंगे, इसलिए फ्लोरीन पर तो आ जाएगा पार्शियली डेल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर कैसा आ जाएगा, पार्शियली डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मान लो कार्बन ऑक्सीजन है आपके पास, कार्बन ऑक्सीजन का आपका जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो बीच में नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, वो पार्शियली थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इधर, और उसलिए ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव आएगा, और कार्बन पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सब आना चाहिए भाई प्लीज। मान लो कार्बन क्लोरीन है तो किसकी नेगेटिविटी याद होगा, क्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टूवर्ड्स क्लोरीन, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। मान लो Rmg है, Rmg में Mg तो मेटल है, Mg तो मेटल है, और R कौन होगा, कार्बन नेगेटिव, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा और Mg पर पॉजिटिव आ जाएगा। आइए, ये सब बेसिक फाउंडेशन इसलिए तैयार किया था क्योंकि कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आइए गिगनार्ड रिजल्ट्स की कुछ सेक्शन स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। हटा देता हूँ मैं, ये सब समझ में आया होगा, लिख के रख लीजिएगा, काम आएगा सब कुछ, ठीक है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। चलिए देखिए, RMgX मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, जिसे आप गिगनार्ड कहते हैं। मैं इसका नेचर डिसाइड कर दूं, मैग्नीशियम एक मेटल होगा, प्लस चार्ज होगा, उस कंपेयर में कार्बन पर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, होगा नहीं होगा, यही तो सिखा के आया हूँ। मैग्नीशियम मेटल है, उस पर प्लस चार्ज होगा, और कार्बन पर नेगेटिविटी के बेसिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये कौन बन चुका है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया है, और इस पर प्लस चार्ज आया है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। देख लें आप, गिगनार्ड के अंदर कार्बन जो है वो आपका किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, गिगनार्ड में आर कौन बनेगा आपका, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ठीक। चलिए, वाटर जो होता है आपका, वाटर आपका इजीली ब्रेक करता है H+ एंड OH-। अमोनिया का नेचर भी होता है, वो भी ब्रेक करता है आपका H+ एंड NH2-, ठीक है। अगर कोई भी एल्कोहल ले रखा है, एल्कोहल भी आपका ब्रेक करेगा H+ एंड OR-। अगर आपने एसिटिलीन गैस ले रखी है तो एसिटिलीन गैस भी आपको देती है H+ एंड एसिटाइलाइड आयंस, मतलब आप कि ये सारे के सारे आयनाइज्ड होकर H+ देते हैं। आप लोग देख लें, आराम से नोट कर लें प्लीज, पहले आराम से नोट कर लें। तो फाइनली आपका वाटर आयनाइज्ड होकर H+ एंड OH देता है, अमोनिया आपका H+ एंड अमाइंस NH2- देता है। अल्कोहल कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, H+ एंड OR देगा आपको, और कोई भी अल्काइन होगा तो वो आपको H+ और एसिटाइलाइड देगा। क्लोरोसाइनेजोन होगा, मीन्स Cl CN होगा, तो ये आपको देगा
Cl माइनस एंड Cn प्लस की फॉर्म में ब्रेक करेगा। Cn टू Cn साइनाजोन बोलते हैं इसे। ये भी आपका Cn माइनस और Cn प्लस की फॉर्म में ब्रेक कर जाएगा। और क्लोरोएमाइन अगर होगा आपका तो क्लोरोएमाइंस भी आपका Cl माइनस और NH2 प्लस की फॉर्म में ब्रेक करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, मैं हालांकि पहले से बता दे रहा हूँ। अब क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं आप प्लीज़ देख लीजिएगा। सारी मैंने एक तरफ कर लिया है, अब आपको तकलीफ नहीं होगी। आपसे कहेगा व्हेन गिगनार्ड एजेंट रिएक्ट विद वाटर, या तो ये कह देता आपसे, ठीक है, क्वेश्चंस में बना रहा हूँ। व्हेन गिगनार्ड एजेंट रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद एल्कोहल, रिएक्ट विद अमोनिया, ठीक है, रिएक्ट विद एसिटिलीन, ठीक है, व्हेन क्लोरोसाइनेजोन या क्लोरोएमाइन, ठीक है, या मैं साइनेजोन ले लेता हूँ, ठीक है। मैं सबके साथ गिगनार्ड का रिएक्शंस करा रहा हूँ, 1 बाई 1 सबके प्रोडक्ट्स बनाकर आपको दे रहा हूँ, आप लोग देख लें। RMgX, R आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, X आप कोई भी हेलोजेंस ले सकते हैं, ये आपके लिए फ्री है, ये आपके लिए है। चलिए इसका नेचर पता है, प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस, 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 ये प्लस ये माइनस। लगभग ये कैसे टूटेंगे वो मैंने पहले ही बता दिए थे, पहले ही क्लियर कर दिए थे। पूरी केमिस्ट्री में एक ही खेल चलता है, इलेक्ट्रोफाइल किसी न्यूक्लियोफाइल को ढूंढता रहता है हमेशा, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा किसी इलेक्ट्रोफाइल की तलाश में घूमता रहता है। तो पूरी केमिस्ट्री में यही खेल चलता है। आप देखें वाटर से जब आप कराएंगे तो वाटर से क्या आने वाला है, H प्लस एंड OH माइनस। R के पास माइनस है, ये H प्लस है, H प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और OH किसको अट्रैक्ट करेगा, Mg को। आपको मिल जाएगा RH प्लस MgXOH, राइट। आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, RH मिल जाएगा आपको। अगर आप एल्कोहल से कराते हैं, एल्कोहल आप कितना भी बड़ा छोटा ले सकते हैं, ब्रेक कैसे करेगा, H प्लस एंड OR माइनस की फॉर्म में करेगा, और H प्लस इसके पास जाएगा R के पास, तो आपको फिर मिल जाएगा RH, और फिर मिल जाएगा MgXOR आपको मिल जाएगा, आपको फिर एक हाइड्रोकार्बन ही मिलेगा। आप सब पे रिएक्शंस करा सकते हैं, सब कैसे ब्रेक होंगे वो मैंने पहले ही लिख दिए थे आपको परेशानी दूर करने के लिए। आइए मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। C2H5MgBr रिएक्ट विद वाटर, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। Mg प्लस होगा, ये माइनस होगा, वाटर कैसे टूटेगा सबको पता है, H प्लस एंड OH माइनस, और वाटर का H प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास, और OH कहाँ जाएगा, प्लस के पास चला जाएगा, और आपका प्रोडक्ट क्या होगा सर, C2H6 प्लस MgBr OH मुझे मिल जाएगा, मीन्स इथेन आपको मिल जाएगी। अगर मैं ले लेता C2H5 MgBr C2H5OH। मैंने आपसे कहा था आप कितना भी बड़ा एल्कोहल ले लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या देगा मुझे, ये केवल H प्लस और C2H5O माइनस आपको देगा, और यहाँ से H प्लस जो मिल रहा है वो कहाँ जाएगा, यहाँ से जो H प्लस मिल रहा है वो कहाँ जाएगा, वो नेगेटिव के पास जाएगा। मीन्स यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, C2H6 MgBrO C2H5, ठीक है। आप इस तरीके से सबके ऊपर एक एक रिएक्शन ट्राई कर लें, है ना। क्वेश्चंस को बड़ा बनाया जा सकता है। आप R की जगह एक बार CH3 लगाएं सब में, R की जगह एक बार C2H5 लगा लीजिएगा सब में, X की जगह कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो आपका मन करता हो। आयोडीन ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है हमारा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप इन पे कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपके मैंने कई कर दिए हैं कि व्हेन गिगनार्ड एजेंट रिएक्ट विद वाटर हाइड्रोकार्बन देगा, व्हेन गिगनार्ड एजेंट रिएक्ट विद एल्कोहल वो भी फिर भी हाइड्रोकार्बन देगा। अमोनिया या अमाइन से करेंगे तो भी हाइड्रोकार्बन मिलना है, क्योंकि वहाँ से H प्लस ही आना हर हालत में, ठीक है। मैंने कंडीशंस क्लियर कर दी है। मैं एक अमोनिया का रिएक्शन सॉल्व कर देता हूँ। C2H5 MgBr रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया से क्या आना है, H प्लस एंड NH2 माइनस। H प्लस किसके पास जाएगा, इसका नेचर तो आप पहले से जानते हैं, ये नेगेटिव के पास जाएगा, क्या मिल जाएगा, C2H6 मिलेगा वापस, MgBr और NH2 आपको मिल जाएगा, आपको फिर हाइड्रोकार्बन ही मिलेगा। और इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग डबल डिकम्पोजिशन टाइप रिएक्शंस बोलते हैं।
मेरा अगला जो वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ से रिएक्शंस ज़्यादा आती हैं। कार्बोनाइल ग्रुप पर रिएक्शंस करेंगे हम लोग इग्नाट का हेल्प लेकर। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल्स, आपके ईस्टर्स, आपके एसिड्स, आपके साइनाइड्स, आपके कार्बोनाइल्स कंपाउंड, सब कुछ बनाएंगे लगभग। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज आधा काम लगभग हो चुका है, आधा काम हमारा नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। और अगर आप पूरा इग्नाट एजेंट तैयार कर लेते हैं तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लगभग आप 15 मार्क्स का टॉपिक तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।